हे भगवान, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे भाई चीकू, रो क्यों रहे हो? क्या हो गया? मैं छिपकली के साथ मजे से पार्क के अंदर गया था और फिर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। अरे वाह, ये पार्क तो बड़ा ही ब्यूटीफुल है चीकू। तुम मुझे इस पार्क में कुछ स्पेशल देने के लिए लेकर आए हो ना? हाँ छिपकली, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गिफ्ट लेकर आया हूँ। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हें गोभी का फूल दूंगा गिफ्ट में। हट बदतमीज, मेरा मजाक उड़ाता है। मैं कोई गोभी का फूल नहीं लेने वाली। अरे यार चीकू, ये तो होना ही था। कोई किसी लड़की को गोभी का फूल तोड़ना देता है, गुलाब का फूल देता है बेवकूफ चीकू। अरे यार, मैं लेकर तो गुलाब का फूल ही गया था, लेकिन मेरे मुंह से पता नहीं क्यों गोभी का फूल निकल गया। फिर छिपकली नाराज होकर चली गई, उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। अरे अब मुझे समझ में आ गया, तुम्हारी बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में कुछ ना कुछ कमी है। मन्नू भैया से ये चैप्टर पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आखिरकार तुमने गुलाब के फूल की जगह गोभी का फूल क्यों बोल दिया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम लोग पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर मैंने अपने दिमाग के अंदर सोचा कि मुझे कुछ लिखना है, तो मैंने सोचा कहाँ पर? अपने दिमाग के अंदर। और लिखा किससे? हमारे हाथों से। अच्छा, मैंने सोचा कि मुझे अपने दोस्त के घर पे जाना है, मैंने सोचा कहाँ पर? अपने दिमाग के अंदर। और जाऊँगा कैसे? अपने पैरों का यूज़ करके। तो यहाँ पर जो मेरा ब्रेन है और जो मेरे लेग्स हैं, इनके बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। अभी पढ़ेंगे उसी कनेक्शन के बारे में। तो ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं और रिएक्ट करते हैं टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। जैसे कि आपने महसूस करा होगा कि जब आपको सर्दी लगती है तब आप क्या करते हो? सर्दियों के कपड़े पहन लेते हो। गर्मी लगती है तो ऐसे क्लोथ्स पहन लेते हो जो हम लोग समर के अंदर पहनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आंखों के अंदर लाइट लगती है तो क्या करते हो? आइज़ को क्लोज कर लेते हो। लेकिन ये सारा रिएक्शन कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स थ्रू स्टिमुलाई। जो भी ये सर्दी है या फिर गर्मी है या लाइट है या साउंड है या स्मेल है या हमने किसी चीज़ को टच करा, जैसे ही मान लो मैंने एक चीज़ को टच करा और वो जो चीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी थी। ये हमारा जो है कंपास, ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंटी था। इसको टच करते ही मैं अपना हाथ पीछे कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जिनसे हम लोग महसूस कर पाते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी या फिर हमारी स्मेल या टच, किसी भी चीज़ को हम लोग करके महसूस कर पाते हैं आसपास के एनवायरनमेंट को, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई क्या होते हैं? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टच। ये सारी चीज़ों को हम लोग जब फील करते हैं तो हम लोग रिएक्ट करते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब स्टिमुलाई को हमने क्या करा है? कंबाइन कर दिया इन सब वर्ड्स को, और इन सब का मतलब यही है स्टिमुलाई। मतलब आसपास के जो चेंजेस हैं उन्हें हम लोग स्टिमुलाई बोलते हैं। डिफरेंट मैनर के अंदर हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहले हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्लांट्स के बारे में। देखो, सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। देखो, एनिमल्स के अंदर सिस्टम क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का? सबसे पहले नर्वस सिस्टम है, फिर दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। पढ़ते हैं हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारा दिमाग है, हम यहीं से चीज़ें सोचते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ब्रेन है ये कैसे वर्क करता है हमें पता चलेगा। तो कंट्रोल और जो कोऑर्डिनेशन है ये प्रोवाइड कराया जाता है बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। जैसे आपने अपने दिमाग से सोचा कि भाई मुझे कुछ लिखना है, तो आप लिखते हाथों से हो और सोचते दिमाग से हो। तो मस्कुलर टिश्यू के थ्रू आप लिख रहे हो और सोच कहाँ से रहे हो? दिमाग से। तो ये क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, जो नर्वस टिश्यू है ये बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स का बना हुआ होता है, जिन्हें हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये देखो, एक वेब की तरह होते हैं। ये सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। एक पार्ट से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर ये कैसे इंफॉर्मेशन क्रिएट करते हैं? जनरली वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। फिर बात करते हैं रिसेप्टर्स की। रिसेप्टर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल, जिनकी हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर पाते हैं जो आसपास एनवायरनमेंट के अंदर
हो रही होती है। जैसे आप इमेजिन करो एक रोड के ऊपर खड़े हो, अचानक से उस रोड के ऊपर बस आने वाली है, तो आपको उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी बस की, और आप क्या करोगे, रिएक्ट करोगे। तो यहाँ पर आपने हियरिंग का यूज़ करा है। हियरिंग इज़ अ सेंस ऑर्गन। अब आपने किसी तीखी चीज़ को टेस्ट करा तो आप उसको खाना बंद कर दोगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टंग को यूज़ कर रहे हैं एज अ सेंस ऑर्गन। टच कर सकते हो आप, अगर कोई चीज़ गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडी है तो उसे टच करके पता लगा सकते हो और फिर अपना हाथ पीछे कर सकते हो। देख सकते हो किसी चीज़ को, या फिर स्मेल भी कर सकते हो। अगर किसी चीज़ की बहुत गंदी स्मेल है तो आप उसको नहीं खाओगे। तो ईयर्स, आईज, स्किन, नोज, टंग, ये सब क्या होते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इनसे हम चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन की। देखो न्यूरॉन बहुत ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा था कैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, अब ये जो न्यूरॉन्स है इनको इमेजिन करो जस्ट एज अ पोस्टमैन। आपने पोस्टमैन को देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह लेटर ले जाने का काम करते हैं। ऐसे ही जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो भी काम करते हैं, एक जगह से मैसेज दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं। तो देखो न्यूरॉन का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले जो न्यूरॉन है इसके पास ये जो हेयर लाइक चीज़ें दिख रही हैं ये क्या होते हैं, डेंड्राइट। फिर सेंटर में होता है न्यूक्लियस, फिर एक्सॉन कनेक्टेड होता है और लास्ट में होती है नर्व एंडिंग। सबसे पहले देखते हैं कि मैसेज आता कहाँ पर है। मैसेज आता है डेंड्राइट्स के पास, फिर ये मैसेज ट्रैवल करता है थ्रू एक्सॉन टू द नर्व एंडिंग। जैसे ये एक बहुत पॉइंटी चीज़ थी, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो जो यहाँ पर न्यूरॉन प्रेजेंट होगा स्पेसिफिकली इस जगह पर, वो इन्फॉर्मेशन उस तक कहाँ से पहुँचेगी कि कोई पॉइंटी चीज़ को मैंने टच करा है, थ्रू डेंड्राइट। और फिर डेंड्राइट के बाद कहाँ से जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, थ्रू एक्सॉन टू नर्व एंडिंग। और फिर यहाँ से बहुत सारे और मेरे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे जो ब्रेन तक ये मैसेज ले जाएंगे। देखो बहुत सारे कनेक्टेड रहते हैं एक साथ। ओके, तो देखते हैं हम लोग फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। आखिरकार एक न्यूरॉन वर्क कैसे करता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। देखो क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, जैसे मैंने इस पॉइंटी चीज़ को छुआ, अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ पर आती है, हमारे डेंड्राइट के पास आती है। डेंड्राइट के बाद एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होती है न्यूरॉन के अंदर, एक छोटा सा बिजली का झटका क्रिएट होता है जो कि इस इंफॉर्मेशन को पास करता है टू नर्व एंडिंग्स। यहाँ नर्व एंडिंग्स पे जब ये इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो दूसरा हमारा न्यूरॉन होता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं उस तक इंफॉर्मेशन ये पहुँचती है। फिर दोबारा सेम चीज़ होती है, जो दूसरा न्यूरॉन है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची, फिर दोबारा रिएक्शन होगा डेंड्राइट से, फिर दोबारा एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होगी और नर्व एंडिंग में फिर दोबारा जाएगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, फिर दोबारा से जो दूसरा हमारा न्यूरॉन होगा उसके अंदर सेम ये फंक्शन परफॉर्म होगा और फाइनली मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा। तो यही चीज़ बताई गई है हमें और यहाँ पर हमने यही सारी चीज़ें समझनी थी। आई होप अब आपको क्लियर होगा कि कैसे वर्क करता है एक न्यूरॉन। डेंड्राइट तक इन्फॉर्मेशन आती है, एक्सॉन से मूव करके नर्व एंडिंग से इन्फॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन्स को पास ऑन हो जाती है, मूव हो जाती है ये इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन की। अब देखो यहाँ पर जब मैंने इस पॉइंटी चीज़ को टच करा तो सोचो क्या हुआ कि यहाँ से मैसेज गया मेरे ब्रेन के पास। अब ब्रेन ने सोचा कि ये पॉइंटी चीज़ को मैं टच कर रहा हूँ, ये तो मेरे को चोट लग जाएगी। फिर दोबारा ब्रेन क्या देगा, सिग्नल देगा और मेरा हाथ फिर मैं वापस करूँगा। अब इतनी देर में तो मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है अगर मान लो मैंने बहुत ज़्यादा अपनी फिंगर को इस पर प्रेस कर दिया तो बेटर हो अगर एक ऐसा सिस्टम बन जाए जो डिटेक्ट कर ले कि ये जो पॉइंटी चीज़ है, जैसे कि ये नुकसान पहुंचाने वाली पॉइंटी चीज़ है, जैसे ही मैं इसको टच करूं मेरा हाथ अपने आप पीछे हो जाए, ऑटोमेटिकली पीछे हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? तो ये होते हैं हमारी रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शंस, जिनकी वजह से हम लोग अपने हाथ को ऑटोमेटिकली पीछे कर लेते हैं। अच्छा, कभी भी आप गर्म पानी को या गर्म दूध को छुओगे, ऑटोमेटिकली आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करके देखना, किसी हॉट चीज़ को या बहुत कोल्ड चीज़ को आप टच करने वाले होगे उससे पहले ही आपका हाथ अचानक से पीछे हो जाएगा।
अच्छा, आपने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे हाथ पीछे करना है, तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई आपके हाथ के पास कि उसे पीछे होना है? जबकि होना तो ऐसे चाहिए था कि आपने मान लो किसी खतरनाक चीज़ को टच करा, फिर यहाँ से जो न्यूरॉन है ये इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक लेके जाएंगे? ब्रेन तक। ब्रेन में फिर आप सोचोगे कि अच्छा ये पॉइंटी चीज़ है, मैं हाथ को पीछे कर लेता हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है और हमें डैमेज हो सकता है। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो बुक के अंदर जो डायग्राम दिया है कि एक हॉट चीज़ है, इस हॉट चीज़ को इस पर्सन ने टच करने की कोशिश करी है, लेकिन यहाँ पर इसने हाथ अपना तुरंत पीछे कर लिया। बट हाथ तुरंत पीछे कैसे करा? ड्यू टू रिफ्लेक्स आर्क। ये जो रिफ्लेक्स आर्क होती है ना, इसके पास ये इन्फॉर्मेशन होती है कि कोई भी छोटी मोटी खतरनाक चीज़ है, जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा हॉट चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, कोई बहुत ज़्यादा पॉइंटी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो। अब बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे कि आप गलती से भी अगर कॉकरोच को देख लेते हो तो क्या होता है, आप जंप करते हो, कूद जाते हो, ठीक है। अब जंप करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, अचानक से ही जंप करते हो। तो वो क्या है, हमारी जो रिफ्लेक्स आर्क है उसने सिग्नल दिया, भाई डर वाली चीज़ है, जंप करो, भागो यहाँ से। तो यही चीज़ होती है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं हम ये एक्शंस तुरंत कर देते हैं। एक सडन रिस्पॉन्स होता है हमारे इन्वायरमेंट के आसपास के स्टिमुलस से, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब ही होता है कोई चीज़ तुरंत हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हम लोग किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं, अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब जो आसपास इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही होती हैं, हम लोग जनरली 3 तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करते हैं। सबसे पहले वॉलेंट्री एक्शन, वो वाले एक्शन जो कि हम अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि टॉकिंग या राइटिंग। आप कोई चीज़ बोलते हो या कोई भी चीज़ लिखते हो, वो सारी चीज़ें क्या है, वॉलेंट्री एक्शन के अंदर आती हैं और आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। फिर आती हैं इनवॉलेंट्री एक्शन के अंदर वाली चीज़ें, वो वाली चीज़ें जो कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। अब इनवॉलेंट्री एक्शन का मतलब क्या होता है, हार्ट बीट। आपका हार्ट कितनी बार धड़केगा, धक 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 करेगा, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं ऑटोमेटिकली बाय योर ब्रेन, बाय मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। वॉमिटिंग, आपको कभी भी वॉमिट आती है तो आप ये सोचते थोड़ा ना कि यार मेरे को वॉमिट आ जाए, वॉमिट आ जाए, अपने आप ऑटोमेटिकली होती है। रेस्पिरेशन, कभी आपको सांस लेने के लिए सोचना पड़ता है, अच्छा ध्यान दोगे तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपको सोचना नहीं पड़ रहा, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती रहती है। तो ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन, मतलब ये वो वाले एक्शंस है जो कि हम कंट्रोल नहीं करते, और वॉलेंट्री एक्शन वो वाले एक्शंस होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं। और ज़्यादातर ये एक्शंस कौन परफॉर्म करता है, फोर ब्रेन, मतलब जो हमारे ब्रेन का आगे वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन। अब रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस वो वाले एक्शंस होते हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। मतलब क्या, देखो जितने भी हमारी नर्व्स हैं, मतलब जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती हैं नर्व्स, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, यहीं पर ये रिफ्लेक्स आर्क बन जाती हैं। रिफ्लेक्स आर्क का बहुत ही सिंपल मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, कि कोई भी डेंजरस सिचुएशन आती है, छोटी मोटी डेंजरस सिचुएशन, जैसे एक गर्म चीज़ है उसको आप टच करने वाले हो, तो अगर आपके ब्रेन तक सिग्नल जाएगा और फिर आप हाथ को अपना पीछे करोगे तो जब तक तो आपका हाथ जल जाएगा। तो रिफ्लेक्स आर्क का काम इतना होता है, कोई गर्म चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, कोई ठंडी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, कोई पॉइंटी चीज़ है जैसे ये पॉइंटी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, बस। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, सडन एक्शन होते हैं और इन्हें कंट्रोल करती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स आर्क वर्क किस तरीके से करती है, देखो जैसे ये हॉट वाटर था, इसको आपने आइस से देख लिया, अब आपने जैसे ही इसे टच करा क्या होगा, आपका हाथ ऑब्वियसली जलने वाला है, लेकिन ये सिग्नल आपके ब्रेन तक जाएगा। देखो ये सिग्नल आपके ब्रेन तक गया, फिर ब्रेन ने बोला कि भाई हाथ अपना पीछे कर लो, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये सिग्नल अगर रिफ्लेक्स आर्क तक जाए और तुरंत रिस्पॉन्ड आ जाए, तो यहाँ पर 1 2 2 फंक्शन परफॉर्म करने हैं बस आपको। कोई गर्म चीज़ है उसको टच करते ही हाथ पीछे हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कितने फंक्शन परफॉर्म होंगे, अगर ब्रेन तक मैसेज जाएगा, ये सिग्नल जाएगा ब्रेन तक, फिर ब्रेन से आप सोचोगे कि भाई अपने हाथ को पीछे करना है या नहीं करना, फिर आप सोचोगे, फिर फाइनली जाकर आप ये फंक्शन परफॉर्म करोगे। तो 1 2 3 4 5, लगभग 5 फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब 5 बार एक तरीके से ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो
अब हम पढ़ने वाले हैं कि वाई रिफ्लेक्स एक्शन इज रिक्वायर्ड। आखिरकार जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ज़रूरी क्यों होता है। सिचुएशंस जैसे कि टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग, हम लोगों को एक्ट करना पड़ता है इन सिचुएशंस में क्विकली। जैसे हम कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा रहे हैं तो क्विकली एक्ट करना है, कोई हमें पिंच कर रहा है तो हम तुरंत एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बॉडी क्यों एक्ट करती है, जिससे कि हमारी बॉडी को हार्म ना पहुँचे। हार्म जैसे कि अगर आपने किसी हॉट चीज़ को टच करके रखा तो हमारी बॉडी को हार्म हो जाएगा। बट हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्स एक्शन होती है, रिफ्लेक्स आर्क होती हैं, जिनके पास सिंपल सी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कोई ज़्यादा गर्म चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो, ज़्यादा ठंडी चीज़ है तो हाथ पीछे कर लो। ठीक है, क्लियर होगा आई होप अब आपको। ये हमारा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन कंप्लीटली। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। अब बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। CNS के अंदर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, आप बेसिकली मान लो हमारा जो दिमाग है वो आ जाता है, और स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि इन्हीं के पास सारा ज़्यादातर कंट्रोल होता है। ब्रेन तक सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो जितनी भी नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रखी होती हैं और ब्रेन तक वो पहुंच रही होती है। तो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, दीज आर पार्ट ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे यहाँ तक मेरी कोई नर्व आ रही है या यहाँ पर जो भी मेरी नर्व्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, अब ये जितनी भी नर्व्स प्रेजेंट हैं ये सब क्या है, इंफॉर्मेशन वाली जो भी नर्व्स प्रेजेंट है ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये सब अलग से होती हैं। मतलब मेन वाला पार्ट क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन बनाता है तो उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम रखा है, और ये वाला जो पार्ट होता है डिसीजन नहीं बनाता, ये वाला पार्ट मतलब हर जगह प्रेजेंट होता है, हमें इन्फॉर्मेशन देने वाला पार्ट होता है, तो इसे हम लोग PNS बोल देते हैं। ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, विच इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो ह्यूमन ब्रेन होता है ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, मतलब आगे का, बीच का दिमाग, फिर पीछे का दिमाग। अब पार्ट्स देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। देखो, फोर ब्रेन जो होता है उसके अंदर होता है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। 3 चीज़ें होती है फोर ब्रेन के अंदर, देख लो फटाफट क्या क्या होती हैं, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। ये सब हमारे फोर ब्रेन का पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट करता है हियरिंग, साइट और स्मेल, इन सब स्पेशलाइज्ड चीज़ों को कंट्रोल करता है। दूसरा, वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो भी हमारी बॉडी के अंदर होती है, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप अपने लेग्स को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अब आपको कब रुकना है, कब चलना है, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो वॉलेंट्री एक्शन हुआ, ये जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। तो ये सब फोर ब्रेन की हेल्प से ही आप कर पाते हो। फिर बात करते हैं मिड ब्रेन की। जो मिड ब्रेन है वो बीच में लोकेटेड है, बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस जो भी हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उन्हें। फिर बात करते हैं हम लोग हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन के अंदर क्या आता है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। देखो, सबसे ऊपर फोर ब्रेन में क्या था, सेरिब्रम, और इसमें क्या है, सेरिबेलम। इस चीज़ को याद रखना है। क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करता है हिंड ब्रेन, सेल्वेशन, ब्लड प्रेशर, वॉमिटिंग। वॉमिटिंग के बारे में आप नहीं सोचते, ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं सोचते, सेल्वेशन के बारे में नहीं सोचते। ये सारी चीज़ें हमारा कौन कंट्रोल कर रहा होता है, हिंड ब्रेन। सेरिबेलम कंट्रोल करता है इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप अ पेंसिल, और इसी से हमारा जो पोस्चर है ये मेंटेन रहता है और बैलेंस जो हमारी बॉडी का बना रहता है।
अच्छा, कभी आप अचानक से गिरने वाले होते हो तो आपने देखा है कि आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो और फिर खड़े हो जाते हो, या फिर आप साइकिल चला रहे हो, अचानक से आपकी साइकिल गिरने वाली है लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो, स्ट्रेट कर लेते हो। ये किस चीज़ की हेल्प से कर पाते हो? विद द हेल्प ऑफ हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर भी जो सेरिबेलम वाला पार्ट है उसकी हेल्प से आप ये सारी चीज़ें कर पाते हो, क्योंकि इट मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो आपको याद रखना है ये क्या है, हमारा हिंड ब्रेन क्या कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? इनवॉलेंट्री, और मिड ब्रेन भी इनवॉलेंट्री, और फोर ब्रेन वॉलेंट्री। मतलब इसके अंदर हम ज़्यादातर चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इनके पार्ट्स भी मैंने अब आपको बता दिए। तो ये देख सकते हो आप, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का एक एक पार्ट को हमने डिटेल से समझ लिया है। ब्रेन क्या है? ब्रेन को प्रोटेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें यहीं से कंट्रोल हो रही हैं। तो ब्रेन के ऊपर एक केज टाइप होता है, देखा, केस आप समझ सकते हो, केज समझ सकते हो, या फिर उसे जिसको हम लोग खोपड़ी भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इसे बोलते हैं हम लोग क्रेनियम। क्रेनियम एक कवरिंग होती है हमारे ब्रेन के ऊपर जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। क्रेनियम क्या होता है? इसके अंदर एक फ्लूइड भी फिल होता है क्रेनियम के अंदर। मतलब जो हमारी खोपड़ी होती है और जो हमारा ब्रेन होता है उसके आसपास बहुत सारा फ्लूइड फिल होता है, जिसे हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। लेकिन ये क्यों फिल होता है तो अभी देख लेते हैं। देखो, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होती है कि हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इसे प्रोटेक्ट रखना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमारी खोपड़ी यानी कि क्रेनियम यानी कि हड्डी प्रेजेंट है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट रखने के लिए। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि CSF होता है। देखो, आपका फ्रेंड आपके घर के बाहर खड़ा है, एग्जाम्पल के लिए हम लोग आपके फ्रेंड को लेते हैं। अब आपको अपने फ्रेंड के ऊपर पत्थर फेंकना है, ठीक है, आपने उसके ऊपर पत्थर फेंका तो उसको चोट लग जाएगी बेचारे को। अब अपने फ्रेंड को समुंदर के अंदर ले जाओ, आप क्या ले गए? उसको समुंदर के अंदर, सी के अंदर ले गए, बोला भाई अब तू समुंदर के अंदर खड़ा रहा, मैं साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अब आपने वो समुंदर के अंदर है और फिर उसके ऊपर पत्थर फेंका बेचारे के ऊपर। अब जब आप उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे समुंदर के अंदर, तो बताओ चोट कौन से केस में ज़्यादा लगेगी? उस केस में जब वो आपके घर के बाहर खड़ा था, स्टोन एयर के अंदर ट्रैवल कर रहा था, या फिर जब वो समुंदर के अंदर था बिल्कुल, तब आपने उसके ऊपर पत्थर फेंका, तब चोट उसे ज़्यादा लगेगी। आंसर होगा सर, उसको चोट तब ज़्यादा लगेगी जब वो घर के बाहर खड़ा था, ओपन एयर के अंदर अपने स्टोन को थ्रो करा था। जब हम पानी के अंदर थ्रो करेंगे ना स्टोन को, तो स्टोन क्या कर लेगा? जो आसपास का वाटर है वो स्टोन की जो स्पीड है वो कम कर देगा। कभी आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी करके देखना, पानी को ज़ोर से पानी के अंदर पत्थर को फेंकना, आप जितनी ताकत से उस पत्थर को पानी के अंदर फेंक रहे होगे उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। सो दिस इज़ ड्यू टू, क्योंकि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो फ्लूइड होते हैं हमारे, जैसे वाटर होता है, वाटर ने क्या करा था? एब्जॉर्ब कर लिया था जो हमारा शॉक था उसे। ऐसे ही जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, हमारे ब्रेन के आसपास जो एक लिक्विड फील्ड होता है जिसे हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, CSF, वो मैकेनिकल शॉक्स और इंजरीज को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट होती है बाय वर्टिबल कॉलम। अब आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ज़्यादातर नर्व्स होती है, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड रहना ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। अब नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जैसे कि अगर आपको कोई वॉलेंट्री एक्शन लेना है तो ब्रेन मैसेज सेंड करता है टू मसल्स, और फाइनली फिर आप वो एक्शन ले पाते हैं। जैसे इस बॉल को कैच करना है तो ये सिग्नल आपके ब्रेन से आएगा, थ्रू किसके थ्रू आएगा? थ्रू दीज न्यूरॉन्स, और ये सिग्नल फाइनली कहाँ पर पहुँचेगा? इन न्यूरॉन से आपके मसल्स के पास। ये देखो मसल्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँची, फिर आप मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब आपके ब्रेन से ये सारा कंट्रोल वाली चीज़ें चल रही है। द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अभी मैंने आपको बताया था ना कि एक तो CNS होता है, मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया हमारा, उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है। बाकी जो कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं ब्रेन को, उन्हें हम लोग PNS बोल देते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखो जहाँ पर ये कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं और फिर ब्रेन तक मैसेज लेके जा रहे हैं, तो इन्हें बोल देते हैं हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन है उससे हम लोग चीज़ें सोचते हैं और फाइनली हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं थ्रू दिस एक्शन। अब नर्वस टिश्यू है, उनसे एक्शन कैसे होता है? इंफॉर्मेशन जो भी रिसीव करी जाती है नर्वस टिश्यूज के थ्रू, ये पास हो जाती है टू ब्रेन मसल्स, उसके बाद एक्शन होता है। तो यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं दो, उनके बीच का जो एक स्पेस होता है, जंक्शन होता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्नैप्स।
इंफॉर्मेशन जब पास होती है न्यूरॉन से एक दूसरे न्यूरॉन में थ्रू इलेक्ट्रिकल और केमिकल ट्रांसमिशन, तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। को जो भी एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है ये होता है ड्यू टू न्यूरॉन्स के मैसेज देने की वजह से। अब मैसेज दो तरीके से पहुंच सकता है, या तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के थ्रू या केमिकल ट्रांसमिशन के थ्रू। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के अंदर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत नहीं होती, केमिकल ट्रांसमिशन में न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, केमिकल ट्रांसमिशन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो होता है। इन दोनों ही मेथड का हमारी बॉडी यूज़ करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन है, मतलब कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन है, उसकी कुछ बैड चीज़ें भी हैं। देखो, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिर्फ वहीं तक, उन्हीं सेल्स तक पहुंच सकती है जो कि नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड हैं। अगर एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई तो यहाँ पर टाइम लगता है हमारे सेल के मैकेनिज्म को फिर दोबारा से नॉर्मल होने में। जैसे कि एक शॉक लगता है हमारे सेल के मैकेनिज्म को, तो उसको बेचारे को थोड़ा सा ठीक होने में टाइम लगता है। बिजली का झटका देके आपने मैसेज पास करा है, सोचो उसको शॉक तो लगेगा ही, तो उसको नॉर्मल कंडीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट केमिकल कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर जो केमिकल कम्युनिकेशन है ज़्यादातर हमारी बॉडी इसे ही यूज़ करती है, बट यूज़ दोनों ही मेथड होते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता या मसल्स भी नहीं होते, तो ये दोनों ही चीज़ें प्लांट्स के पास नहीं होती। लेकिन प्लांट्स फिर भी जो स्टिमुलस होते हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी, इन सब चीज़ों को लेकर रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि मिमोसा प्लांट जो होता है, जिसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, इसे टच करना पसंद नहीं है कि अगर कोई इसे टच करे। तो पहले ये जो बंदा था इसने इसे टच करा प्लांट को, जैसे ही तो इसकी जो लीव्स थी, देखो पहले खुली खुली थी, जैसे ही इसने टच करा है तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है कि ये सारी लीव्स जो खुली खुली थी ये क्लोज हो गई, बंद हो गई। तो ये टच मी नॉट प्लांट जो है ये चाहता है कि कोई भी इसे टच ना करे, ठीक है। दूसरा, एक सीड था जिसे मैंने सो करा, धूप की वजह से वो सीड क्या होने लगा कि सनलाइट मुझे प्रॉपरली मिल पाए और मैं ग्रो हो पाऊँ, धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। तो यहाँ पर दो तरीके की हमें मूवमेंट देखने को मिली प्लांट्स के अंदर। एक ये जो मूवमेंट थी, क्या इसके अंदर प्लांट की कोई ग्रोथ हो रही थी? बिल्कुल नहीं हो रही थी। यहाँ तो सिंपली इस प्लांट को बस टच करना पसंद नहीं था कि मुझे कोई टच करे, ये चीज़ इसको पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे सीड्स हैं, यहाँ पर मूवमेंट क्यों हो रही थी सीड में? ड्यू टू ग्रोथ। सीड को ग्रो करना था, इस वजह से इसके अंदर मूवमेंट हो रही थी। अब प्लांट्स जो हैं ये इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाते हैं? केमिकल और इलेक्ट्रिकल मीन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं। अब हार्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्लांट के अंदर, लेकिन ये हार्मोन क्या होते हैं? देखो, हम सब के जो मम्मी पापा होते हैं हमें बोलते हैं बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले। तो अपने मम्मी पापा को हार्मोन ही समझ लो। उन्होंने क्या करा है, आपको बोला है पढ़ ले। फिर जब उन्होंने पढ़ ले बोला है तब आपने एक फंक्शन परफॉर्म करा है कि आपने पढ़ना शुरू करा है। तो इसी तरीके से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये सिग्नल देने का काम करते हैं। जैसे प्लांट्स के अंदर अगर गिबरेलिन हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, बन रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो प्लांट को सिग्नल दे रहा है कि फ्लावरिंग करो, फ्लावरिंग करो। अगर इथाइन बहुत ज़्यादा बन रहा है हार्मोन, तो इसका मतलब यह है कि प्लांट को ये सिग्नल मिल रहा है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, पका देना चाहिए। रिपनिंग को बोलते हैं हम लोग, पकाना। ऑक्सिन अगर हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है किसी भी प्लांट के अंदर, मतलब ग्रो करने का टाइम है भाई, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। और अगर एब्सिसिक एसिड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, इस वजह से उस ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है। फिर साइटोकाइनिन जो होते हैं वो प्रमोट करते हैं ग्रोथ को और सेल डिवीजन को। लेकिन भैया क्या हो अगर कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा बनने लग जाए? मैंने एक बार इंटरनेट पे पढ़ा था कि जो द ग्रेट खली है वो इतना लंबा इस वजह से है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर कोई हार्मोन की कमी थी। बिल्कुल सही, हार्मोन एक सिग्नल देने का काम करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स बनने लग जाते हैं तो हमारी बॉडी को दिक्कत हो जाती है, अगर हार्मोन्स नहीं बनते तब भी दिक्कत हो जाती है। तो जब जो द ग्रेट खली का केस है उसके बारे में आप अभी थोड़ी देर के अंदर जानोगे कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम हुई थी जो ग्रेट खली की हाइट इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। अब जो प्लांट्स है
वो मूव करते हैं ड्यू टू ग्रोथ। देखो जैसे कि एक हमने प्लांट था जिसको यहाँ पर रख दिया शेल्फ पे, अब जहाँ से धूप आ रही थी ना ये प्लांट उस तरफ ही मूव कर रहा था। तो अब ये जो प्लांट है इट इज मूविंग ड्यू टू सनलाइट, तो इससे हम लोग क्या बोल देते हैं, फोटोट्रॉपिज्म। मतलब अगर प्लांट सनलाइट की वजह से मूव करता है तो फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। अगर प्लांट ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है तो उसे बोलते हैं ग्रेविट्रॉपिज्म। अगर प्लांट मान लो यहाँ आसपास कहीं पे वाटर प्रेजेंट है और प्लांट उस वाटर की वजह से वाटर की तरफ जा रहा है तो उसे बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म। अगर प्लांट केमिकल्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसे बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। तो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि प्लांट की जो मूवमेंट है अगर ग्रोथ की वजह से, सनलाइट की वजह से हो रही है तो उसे फोटोट्रॉपिज्म, ग्रेविट्रॉपिज्म मतलब ग्रेविटी की वजह से हो रही है, अगर वाटर की वजह से हो रही है तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और कीमियोट्रॉपिज्म जब केमिकल्स की वजह से हो रही है। हार्मोन्स इन एनिमल्स, देखो जो एनिमल्स होते हैं हम लोगों के अंदर भी हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। बिल्कुल, अभी तो हमने देखा था कि हमारे दिमाग ही मतलब लगभग सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बोला था, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है। तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है इसी के अंदर ये हार्मोन्स आते हैं। और हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनके बारे में अभी नहीं पढ़ना, अभी हमारी बुक के अंदर क्या दिया है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो देखो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को हमारे ब्लड के अंदर, और फिर फाइनली जो मेन ऑर्गन्स होते हैं वहाँ तक ये हार्मोन्स पहुँचते हैं और हमारे मेन ऑर्गन्स इन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं और रिलीज़ करते हैं ना हार्मोन्स को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एक एक करके इन हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में और इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन है ये सिक्रीट होता है थायराइड के थ्रू। देखो यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड दिख रहा है, यहीं से बनता है थायरोक्सिन हार्मोन। तो अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है ये कहाँ पर बनता है, थ्रू थायराइड ग्लैंड। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं थायराइड ग्लैंड, नेक के अंदर, ये देखो गले के अंदर प्रेजेंट है, मेल के भी और फीमेल के भी, दोनों के केस में। इसका काम क्या होता है थायरोक्सिन का, टू रेगुलेट मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अच्छे से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबोलाइज हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए अच्छे से, वही इसका फंक्शन होता है। फिर आते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। ये सिक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन्स को HGH भी बोलते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये देखो, ये दिख रहा है आपको दिमाग के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड की नाम की जगह है, यहीं से ये ग्रोथ हार्मोन बनते हैं। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा हाइट बढ़ गई है, जैसे हमने सुना है ग्रेट खली जो थे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती गई, तो अगर बहुत ही ज़्यादा किसी की हाइट इंक्रीज हो रही है तो मतलब कि पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई कमी है। अगर किसी बच्चे की हाइट बढ़ ही नहीं रही है, मान लो पेरेंट्स की हाइट अच्छी खासी है, मम्मी मान लो किसी बच्चे की 5 फीट 10 इंचेस की हैं, फादर 6 फीट के हैं, दोनों लंबे हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चे की हाइट सिर्फ और सिर्फ 4 फीट ही है, बढ़ ही नहीं रही उसके आगे, तो मतलब क्या है कि उसके पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कमी है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स नहीं बना रहा। अगर ग्रोथ हार्मोन्स बनेंगे तभी तो हमारी बॉडी के पास सिग्नल पहुंचेगा कि अब बढ़ना है, ग्रो करना है। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इट इज़ लोकेटेड नियर मिड ब्रेन। ये रेगुलेट करता है ग्रोथ और डेवलपमेंट को हमारी बॉडी के अंदर। फिर आता है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन हार्मोन जो होता है, ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है एड्रेनल से। ये देखो एड्रेनल कहाँ पर प्रेजेंट है, देख लेते हैं। देखो एड्रेनल इज प्रेजेंट ओवर हियर, ये देखो एड्रेनल ग्लैंड्स, सेम मेल और फीमेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये जो एड्रेनल होता है ये एड्रेनल किडनी के अबव होता है प्रेजेंट, इट इज़ लोकेटेड अबव किडनी। ये क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी इंक्रीज कर देता है। मतलब इसको एक स्टोरी से समझते हैं। देखो मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बेचारी बहुत दुबली पतली माँ थी जो अपने बच्चे के साथ कार में ट्रैवल कर रही थी। अचानक से वो कार पलट जाती है। जैसे ही वो कार पलटती है ना तो वो मम्मी तो उस बच्चे की निकल जाती है कार का डोर ओपन करके जैसे तैसे करके, लेकिन वो बच्चा बहुत छोटा होता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। तो उसकी मम्मी क्या करती हैं कि उस जो गाड़ी यूँ पलट गई होती है उल्टी, उसको सीधा कर देती हैं, अपने हाथ से उठा देती हैं। वो कभी भी जिम नहीं गई थी या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये कैसे करा,
इट वॉज पॉसिबल ड्यू टू एड्रेनालाइन हार्मोन। ये जो एड्रेनालाइन हार्मोन होता है ना, ये अचानक से हमें एनर्जी देता है। जैसे आप रोड पे चल रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, डॉगी पड़ गया, भागने लगे आप जोर से, तो ये अचानक से जो आपके अंदर एनर्जी आई है ना, इट इज़ ड्यू टू एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनल जो हमारा ग्लैंड होता है, वहाँ पर ये हार्मोन बनता है और ये हमारी फाइट और फ्लाइट, इस हार्मोन को हम लोग बोलते हैं कि या तो भागो या फिर लड़ो, दो में से एक सिचुएशन के लिए हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। फिर आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है, ये सिक्रीट करा जाता है बाय पेनक्रियास। देखते हैं पेनक्रियास कहाँ पर है। देखो, ये रही पेनक्रियास बिटवीन एड्रेनल ग्लैंड्स, ये देखो पेनक्रियास, यहीं से इंसुलिन हार्मोन बनता है। अब अगर इंसुलिन जो हार्मोन है, ये रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स। तो पेनक्रियास के बिलो ये लोकेटेड होता है इन द स्टमक। ये रिड्यूस करता है और रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को। ठीक है, तो आपने सुना होगा डायबिटीज़ यानी कि शुगर की बीमारी। अच्छा, किस किस ने सुना है डायबिटीज़ या शुगर के बारे में, कमेंट ज़रूर करना। क्या आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ या शुगर है, ये भी बताना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ये हार्मोन है, ये अच्छे से जब हमारी पैनक्रियास नहीं बना पाती, तब ये बीमारी हमें हो जाती है। काफ़ी खतरनाक बीमारी है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो मेल और फीमेल के अंदर थोड़े डिफरेंट होते हैं सेक्स हार्मोन्स। जो मेल्स होते हैं उनके अंदर टेस्टीज के अंदर बनता है हमारा क्या, टेस्टोस्टेरोन, और जो फीमेल्स होती है उनके अंदर एस्ट्रोजन बनता है इन ओवरी। देखते हैं टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है, ये सिक्रीट करा जाता है बाय टेस्टीज। देखो, टेस्टीज हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग टेस्टीज, और यहाँ पर बनता है ये हार्मोन। टेस्टीज जो होते हैं, दे आर लोकेटेड इन द जेनिटल एरिया, और यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, सिर्फ इसी की वजह से आपने देखा होगा कि लड़कों की आवाज़ ऐसी हो जाती है, हेलो हेलो, दाढ़ी वाड़ी आ जाती है लड़कों के, मूछें आने लगती हैं लड़कों के, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये क्या होता है, ये जो हार्मोन होता है, इसे ओवरीज बनाती हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ये बनाती हैं। ये क्या करती हैं, ये कुछ क्वालिटीज़ आ जाती हैं फीमेल्स की, जो कि इस हार्मोन की वजह से होती है। ठीक है, जैसे कि फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट की ग्रोथ होना, ये सब इट इज़ ऑल पॉसिबल ड्यू टू एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फीमेल्स की जो भी ग्रोथ होती है, दिस इज ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन। ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है और मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। अब आयोडीन के बारे में भी जान लेते हैं। आयोडीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे खाने के अंदर आयोडीन नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों आपने नमक खाया होगा तो उसका पैकेट पे पढ़ना आयोडीन लिखा होता है कि आयोडीनाइज्ड सॉल्ट है, इस सॉल्ट के अंदर आयोडीन है। जिन लोगों के सॉल्ट के अंदर आयोडीन नहीं होता या जिनकी डाइट में आयोडीन नहीं होता, जो आयोडीन नहीं खाते पीते हैं, उनके गले के अंदर कुछ इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है, और इस स्वेलिंग वाली बीमारी को बोलते हैं गॉइटर। स्वोलन नेक हो जाती है। देखो इन आंटी की कितनी ज़्यादा जो नेक है वो स्वेल हो गई है, दिस इज ड्यू टू गॉइटर। डायबिटीज़ एक बीमारी है जिसके बारे में हमने पढ़ा, जो कि हो जाती है ड्यू टू ब्लड शुगर लेवल्स। ब्लड शुगर लेवल्स कौन हमारा ऑपरेट करता है, पेनक्रियास। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसको पेनक्रियास बनाती है, और इसी से हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो रेगुलेट होता है। तो अगर प्रॉपरली हमारा ब्लड शुगर लेवल नहीं होगा तो हमें डायबिटीज़ बीमारी बता दी जाती है। ठीक है, कॉजेज ऑफ डायबिटीज़, द डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। जब बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है इंसुलिन हार्मोन की, मतलब पैनक्रियास बहुत कम इंसुलिन हार्मोन को बनाने लगती है, तो उसी की वजह से डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ट्रीटमेंट क्या होता है डायबिटीज़ का, इंजेक्शन, या फिर थोड़ा बहुत मीठा कम खाओ तो उसकी वजह से भी डायबिटीज़ नहीं होती। यहीं पर जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया हो। इस चैप्टर के अगर आपको सैम्पल पेपर चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने लिए भी हैं, बहुत सारे बच्चों के अच्छे मेरे को रिस्पॉन्स मिले भी हैं, थैंक यू सो मच। ये सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं, और ये नोट्स तो हैं ही, देखो नोट्स तो बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्राइब के साथ में एक ज्वाइन का बटन होता है, उस पर क्लिक करके मेंबर बन जाना है। कमेंट करना कि आप में से कितने बच्चों को डायबिटीज़ के बारे में पता है, यानी कि शुगर के बारे में पता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।